ओ माय गॉड, मैंने इतनी अच्छी चीजें बता दी। उफ। ओके, आ गया, थैंक यू। मेरा खुद ही मूड ऑफ हो गया, मैंने इतनी अच्छी चीज बताई। चलो कोई बात नहीं है। कल मैंने आपको वायुमंडल की परिभाषा और उत्पत्ति सम्यक सिद्धांतों को बताया था। आज वायुमंडल का संगठन और संरचना पर हम लोग बात करेंगे, ये हमारा मुख्य विषय होगा। लेकिन उसके पहले हम लोगों को ये समझना है कि क्लाइमेट और वेदर में अंतर क्या है, क्लाइमेट शब्द से क्या बोध हो रहा है, और जब हम लोग वेदर या मौसम कहते हैं तो वह किस तथ्य का सूचक है। आपके मुख्य परीक्षा आईएएस के सिलेबस में भी लिखा हुआ है क्लाइमेट एंड वेदर, यानी यह एक मुख्य विषय है। तो इस पे हम लोगों को एक डिटेल्ड शॉर्ट नोट तैयार करना होगा, और आंसर राइटिंग कैसे करते हैं इस पर एक छोटा सा सैंपल आपके लिए है। आपको लिखना होगा आज क्लास में, क्योंकि मेरा ये मानना है कि जब तक आप क्लास में लिखते नहीं हो आप में वो प्रगति नहीं आती है जो आनी चाहिए। क्योंकि शब्दावली लिखने का पैटर्न ये व्यक्ति सीखता है। भाषा, आप जब जन्म लिए थे तो भाषा आपने कैसे सीखी थी? सुन करके सीखी थी, देख करके सीखी थी, पढ़ करके सीखी थी, लिख करके सीखी थी। तो ज्योग्राफी में भी या आईएएस की तैयारी में भी इसी प्रकार से भाषा को ग्रहण करना होता है। अब भूआकृति विज्ञान में जिस भाषा का प्रयोग किया गया वहां तो भूदृश्य, भूभौतिक संरचना, विवर्तनिक, ये शब्दों का प्रयोग हो रहा था। अब इन शब्दों का प्रयोग यहां तो नहीं होगा, ये तो जलवायु है। अब जलवायु विज्ञान में अलग शब्दावली है। भूगोल का यही मैजिक है, और भूगोल में नंबर नहीं आने का यही कारण है, क्योंकि भूगोल में कई सारे विषयों का समेकन किया हुआ है। तो भूआकृति विज्ञान भूगर्भ शास्त्र से निकली हुई विज्ञान है, तो उसकी भाषा और उसके लिखने का तरीका अलग होता है। जलवायु विज्ञान में शब्दावली बिल्कुल अलग होंगे। इसी तरह से जब आप जैव विज्ञान में जाओगे, जब आप मानव भूगोल में जाओगे, जब आप आर्थिक भूगोल में जाओगे, सेटलमेंट ज्योग्राफी में जाओगे, तो सब जगह राजनीतिक भूगोल में जाओगे तो भाषा शैली और भाषा के शब्द बदलते चले जाते हैं। तो भूगोल आपको एक बहुत बड़ा निबंध लेखक भी बनाता है, ये आपको याद रखना चाहिए। इतने शब्दकोश किसी भी विज्ञान में नहीं होंगे, किसी भी शास्त्र में नहीं होंगे। और साइंटिफिक लैंग्वेज हो या मानवीय विषयों से संबंधित भाषा हो, दोनों ही भाषाओं का यहां बहुत शानदार प्रयोग किया जाता है। ओके, तो ये आप क्लाइमेट एंड वेदर में पहले हम लोग अर्थ समझते हैं, और विषय को समझना भी उतना ही आवश्यक होता है। ट्रिवार्था का एक लाइन मुझे याद आ रहा है। ट्रिवार्था एक मॉडर्न क्लाइमेटोलॉजिस्ट हैं। ट्रिवार्था ने कहा है कि क्लाइमेट इज नॉट द एवरेज बट एग्रीगेट ऑफ वेदर कंडीशंस। ये लाइन ध्यान से सुनना है। जलवायु मौसमी दशाओं का औसत मान नहीं है, बल्कि समेकन है, बल्कि एग्रीगेट है, बल्कि योगफल है। अब एग्रीगेट का हिंदी क्या होगा तुमको भी ढूंढना चाहिए। क्लाइमेट इज नॉट द सम टोटल और द एवरेज ऑफ वेदर कंडीशंस, रादर इट इज एन एग्रीगेट ऑफ वेदर कंडीशंस। अब ये जो त्रिवार्था ने लिखा है,
ये स्टेटमेंट बिल्कुल इसी रूप में पूछा जा सकता है आपके मेंस के एग्जामिनेशन में। देखो, बुद्धिमत्ता तो ये है कि हम लोगों ने क्या पिछले 10-20 वर्षों में क्या पूछा गया वो आईएएस में रिपीट नहीं होता है। आपसे पूछा जाएगा कि जो नहीं पूछा गया है विषय वही होंगे, जो नए नहीं पूछा गया है उसमें से किसी का स्टेटमेंट निकाल करके पूछना, उसके किसी सब टॉपिक से पूछना, उप विषय से पूछना, ये आजकल यूपीएससी में ज्यादा हो रहा है। प्रश्न ऐसे ही आ रहे हैं। तो चूंकि मैंने देखा कि वहां लिखा है क्लाइमेट एंड वेदर सिलेबस में, तो मैंने इस विषय को उठा लिया और ये विषय प्रारंभ से ही जानना चाहिए। वैसे तो जलवायु वर्गीकरण के पहले इसको भी पढ़ाया जाता है, लेकिन मेरा मानना है कि यहीं पे पहले शुरू कर लेते हैं, अच्छा यहीं रहेगा कि क्लाइमेट और वेदर में अंतर क्या है। त्रिवार्था ने क्यों कहा, त्रिवार्था के कहने का अर्थ क्या है, इसको हम समझते हैं। हम लोग एक उदाहरण लेते हैं कि मान लो कि भारत में क्या है, मॉनसून क्लाइमेट है। भारत में मॉनसून क्लाइमेट है, ऐसा जलवायु वर्गीकरण में या मॉनसून जलवायु भारत के विषय में कहा जाता है, आप सभी जानते हो इसको। तो ये जो मॉनसून क्लाइमेट की बात की गई, तो अगर हम राजस्थान में देखेंगे तो राजस्थान में तो भाई 25 सेंटीमीटर रेनफॉल भी है वेस्टर्न राजस्थान में। ओवरऑल राजस्थान की बात करेंगे तो वहां पर 40 से 60, मान लेते हैं कि ओवरऑल यहां पे राजस्थान में 60 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर रेनफॉल है। अब चलते हैं उत्तर पूर्वी भारत में, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में, तो वहां 250 सेंटीमीटर हो गया। केरल में चले जाओगे तो वहां पर 300 तक हो जाएगा। अब ये क्या हो रहा है, तो भारत में मॉनसूनी जलवायु के लक्षण में जब हम लोग लिखने जाएंगे तो रेनफॉल कितना लिखेंगे, 60 लिखें या 300 लिखें। अब इसी में जो पहले के वैज्ञानिक थे उन्होंने कहा कि एवरेज निकाल लो 32 वर्ष का, यानी 32 वर्षों के एवरेज औसत मान को निकाल लो कि 32 वर्ष में कितना इंडिया का मीन रेनफॉल रहा, माध्य वर्षण कितना रहा। अब जितना वर्षण रहा उसका 32 से मान लो कि कुल जो भी है जितना भी सेंटीमीटर यहां पर आया इतना डिवाइडेड बाई 32 कर देंगे, तो एक आंकड़ा आ गया कि आंकड़ा आ गया हमारा 80.6 सेंटीमीटर। तो पहले क्या यह प्रचलन में था कि पहले डेफिनेशन क्या था, क्लाइमेट इज द एवरेज ऑफ वेदर कंडीशन, तो रेनफॉल का एवरेज निकाला गया तो 80.6 आया, यानी भारत के मॉनसूनी जलवायु में 80.6 सेंटीमीटर वर्षा होती है, ऐसा लिखा जाता था। लेकिन त्रिवार्था ने कहा कि नहीं, ये एवरेज नहीं लेंगे, हम इसका एग्रीगेट लेंगे। अब एग्रीगेट क्या है उसको देखो। एग्रीगेट का मतलब ये होगा कि 32 वर्षों के आंकड़ों को 2 भागों में बांट दो। जो हमारा 32 वर्ष का आंकड़ा है उसको हमने 2 भागों में बांट दिया। एक है मिनिमा, कि सबसे मिनिमम रेनफॉल किन किन वर्षों में कितना औसत हुआ, और दूसरा मैक्सिमा, अधिकतम रेनफॉल किन किन वर्षों में हुआ। तो आंकड़ों को 2 भाग में बांट दिया गया कि रेनफॉल की अधिकता किन किन वर्षों में थी, किस किस वर्ष में 100-150 रेनफॉल हुआ, किस किस वर्ष में भारत में 70-60 रेनफॉल हुआ। तो उसका एक लिस्ट बनाएंगे। अब मान लो कि यहां पे औसत निकल करके आया कि भाई मिनिमा जो होता है भारत में वो 80 सेंटीमीटर का है, और मैक्सिमा जो होता है वो लगभग 150 सेंटीमीटर का होता है। अब इन दोनों को जोड़ दो, और उसका औसत ले लो तो कितना आता है। अब देखो 80 और 150 कितना हो गया, 230, यानी 115 सेंटीमीटर मॉनसूनी रेनफॉल की कल्पना की गई। एक ये भी मेथड है, लेकिन एक ये मेथड है कि हम यहां पर लिखें कि जो मिनिमा आया है वो 80 है, जो मैक्सिमा है वो 150 है। इसको सिंपल ऐसे लिख दें कि भारत में जैसे 115 आया तो 115 से स्टैंडर्ड डेविएशन कितना होता है, पॉजिटिव डेविएशन कितना होता है 25%, और निगेटिव डेविएशन कितना होता है, एनुअल वेरिएबिलिटी ऑफ रेनफॉल। इसको हिंदी में भी समझो कि मान लो कि एक मीन हमने ले लिया, मीन हमारा 115 सेंटीमीटर मॉनसूनी जलवायु का है, रेनफॉल का है। तो 115 से पॉजिटिव डेविएशन यानी एनुअल वेरिएबिलिटी यानी वार्षिक विविधता
25% एक्स्ट्रा कहां तक जा सकता है, तो लगभग 140 145 जाएगा। और इधर देखोगे कि नीचे कितना जा सकता है, 25% वेरिएबिलिटी, निगेटिव वेरिएबिलिटी कितना हो गया। तो ये भी एक मेथड होता है कि उस पूरे रेंज को दिखाना। और एक त्रिवार्था कहते हैं कि सिंपल सा तरीका है भाई, इतना कॉम्प्लेक्स डेटा लेने की जरूरत नहीं है। इसमें जो 80 और 150 है तो आप लिख दो कि 80 से 150 सेंटीमीटर मॉनसूनी जलवायु, भारतीय मॉनसूनी जलवायु में वर्षा होती है, बस इसी को एग्रीगेट कह रहे हो। तो त्रिवार्था ने सिंप्लीफिकेशन किया है। अब एक अंतिम बात ध्यान से सुन लो समझने के लिए। मान लो कोलकाता का रेनफॉल लिखना है, वहां के जलवायु के विषय में लिखना है, रेनफॉल लिखना है कोलकाता का। तो पिछले 32 वर्षों में कोलकाता में कितना लोएस्ट रेनफॉल कब कब हुआ, किस किस वर्ष हुआ, उसका एक आंकड़ा हो गया, दैट इज मिनिमा। और हाईएस्ट रेनफॉल कब कब हुआ, वो मैक्सिमा है, दोनों को ले लिया और दोनों का एक रेंज बना दिया, है ना, दोनों के मीन का रेंज बना दिया कि मिनिमम जाता है उसका एवरेज इतना निकल करके आया 80 आया, अधिकतम जाता है उसका रेंज आया 100, यानी कोलकाता में 80 से 100 सेंटीमीटर वर्षा होती है। ये मेथड त्रिवार्था का है जिसको आज सभी लोग अपनाते हैं। मुझे बताओ कितना लोग समझ में आया या ब्लैंक हो गए बिल्कुल। लिखो। अब आपको लिखना है एक नोट्स, शॉर्ट नोट, पैराग्राफ चेंज कर करके लिखो। लिखो जलवायु का अर्थ है 32 वर्षों तक आकलित, 32 वर्षों तक आकलित मौसम के मौसमी तत्वों का औसत मान, जैसे वर्षण, तापमान, आर्द्रता इत्यादि, वर्षण, तापमान, आर्द्रता इत्यादि। जबकि मौसम जलवायु का उपसमुच्चय होता है, जलवायु का उपसमुच्चय होता है, तथा मौसम कारण है अथवा साधन है। तो जलवायु साध्य अथवा कार्य, कारण कार्य संबंध है दोनों में, कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप है वेदर और क्लाइमेट में। वेदर कॉज है, क्लाइमेट इफेक्ट है। कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की बात की मैंने पहले पैराग्राफ में। मैंने ये भी लिखवा दिया कि कैसे वेदर इज ए सबसेट ऑफ क्लाइमेट, जलवायु का सबसेट है। और इसमें मैंने 32 वर्षों का आकलन, तो एक आंकड़ा भी लिखवा दिया। अब देखो पहला पैराग्राफ आपका कितना ताकतवर बन पड़ा है। दूसरे पैराग्राफ में आते हैं। लिखो क्लाइमेट एक स्थैतिक संकल्पना है। क्लाइमेट एक स्थैतिक संकल्पना है, स्टैटिक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जलवायु
अपने नियत अक्षांशों पर, परंतु क्योंकि जलवायु अपने नियत अक्षांशों पर लगभग फिक्स होते हैं, लगभग नियत होते हैं, लगभग स्थैतिक होते हैं। जलवायु परिवर्तन, इसी में लिखना है, जलवायु परिवर्तन एक दीर्घकालिक प्रक्रिया है, दीर्घकालिक प्रक्रिया है तथा जलवायु परिवर्तन में पृथ्वी के औसत तापमान, पृथ्वी के औसत तापमान में पॉजिटिव या नेगेटिव वेरिएशन, सकारात्मक या धनात्मक या ऋणात्मक परिवर्तनशीलता होती है, जिसके कारण वैश्विक मौसमी तंत्र में परिवर्तन होने लगते हैं, परिवर्तन होने लगते हैं। हिंदी के सौष्ठव को देखो और शब्द विन्यास को देखो, शब्द संरचना को देखो, सेंटेंस के गठन को देखो और गागर में सागर भरने की बात को देखो। जलवायु परिवर्तन की परिभाषा भी दे दी और मौसम से उसका संबंध भी बतला दिया। अब पैराग्राफ चेंज मत करना, अभी इसमें आगे लिखो जबकि मौसम एक डायनामिक कॉन्सेप्ट है, मौसम एक गतिकीय संकल्पना है जो दिन प्रतिदिन डायरनल दिन प्रतिदिन एवं आवरली चेंजेस, घंटे प्रति घंटे की परिवर्तनशीलता के लिए, की परिवर्तनशीलता को दर्शाता है, घंटे प्रति घंटे की परिवर्तनशीलता को दर्शाता है। यह एक अल्पकालिक प्रक्रिया है जिसमें क्षण प्रतिक्षण बदलाव आते हैं, क्षण प्रतिक्षण परिवर्तन होते हैं या विविधता होती है। अभी बादल ने वर्षा कर दिया, अभी शुष्क हो गया, अभी धूप निकल गया, फिर फॉग आ गया, तो ये क्या है? ये मौसमी परिवर्तन है। इसका जलवायु नहीं होता है कुछ भी। पैराग्राफ नंबर 3 लिखो, जलवायु एक स्थानिक संकल्पना है। स्थानिक यानी जलवायु एक स्पैशियल कॉन्सेप्ट कहते हैं जलवायु को। जलवायु स्पैशियल कॉन्सेप्ट है, जबकि वेदर फंक्शनल कॉन्सेप्ट, प्रकार्यात्मक संकल्पना है। जलवायु स्थानिक संकल्पना है, जबकि वेदर यानी मौसम फंक्शनल प्रकार्यात्मक संकल्पना है।
नेक्स्ट, इसमें पैराग्राफ चेंज नहीं करना है अभी, इसमें नेक्स्ट लाइन लिखना है। देखो, जलवायु से अक्षांशों के समूह का बोध होता है जहां वार्षिक औसत तापमान, वर्षण, सूर्यातप की मात्रा, मौसमी परिवर्तन की दशाएं लगभग निर्धारित होती हैं एवं एक समान, लगभग निर्धारित एवं एक समान होती हैं। निर्धारित एवं एक समान होती हैं। जैसे एक उदाहरण से आप समझ सकते हो कि हमने कहा भूमध्य सागरीय जलवायु, तो भूमध्य सागरीय जलवायु से प्रदेश का बोध हो रहा है। मॉनसूनी जलवायु, तो मॉनसून के एरिया का बोध हो रहा है। जब भी जलवायु कहा जाएगा तो किसी स्थान विशेष का बोध होता है। लेकिन जब हम बोलेंगे वर्षण, वर्षण का मतलब हो गया मौसमी तंत्र। तो अगर हम कहते हैं वर्षण या कहते हैं चक्रवात, तो उससे स्थान का बोध नहीं होता है, उससे किसी क्रियाविधि का बोध होता है। आशा है आप इसको समझ रहे होगे। इसी में लिखो, पैराग्राफ चेंज नहीं करना अभी, लिखो जबकि मौसम में क्रियात्मकता अथवा क्रियाविधि, वायुमंडलीय क्रियाविधि या क्षोभमंडलीय क्रियाविधि, ऐसे लिख दो। क्षोभमंडल वायुमंडल का सबसे निचला संस्तर होता है, उसी में मौसम होता है। तो आप लिख सकते हो क्षोभमंडलीय क्रियाविधि, ट्रोपोस्फेरिक मैकेनिज्म अथवा विशिष्ट परिघटना, फेनोमेना, विशिष्ट परिघटना, जैसे बादल, वर्षण। बादल का बनना क्रियाविधि है, वर्षण का होना क्रियाविधि है, चक्रवात का बनना क्रियाविधि है। जैसे बादल, वर्षण, चक्रवात का सूचक होता है। इन्हें मौसमी तंत्र भी कहा जाता है। इन्हें मौसमी तंत्र भी कहा जाता है। अब आप देखो कि एनसीईआरटी में क्या किया जा रहा है। पैराग्राफ चेंज कर रहे हैं और एक पैराग्राफ में संपूर्ण बातों का विश्लेषण है। एक पैराग्राफ एक थीम को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। कि मान लो हमने कहा कि ये स्थानिक विचार है, तो क्लाइमेट कैसे स्थानिक विचार है और मौसम कैसे क्रियाविधि है या प्रकार्यात्मक संकल्पना है, इस पूरे को हमने एक में लिखवाया। ऐसा नहीं कि उसको भी तोड़ करके अलग कर दिया, ऐसे नहीं लिखते। यूपीएससी में टाइम भी कम है, स्पेस भी कम है, तो एक पैराग्राफ में एक थीम को, एक पॉइंट को, जिसे आप कहते हो, उसको पूरा डिटेल्ड लिखना है, फिर दूसरे पैराग्राफ में आना है। तो एग्जामिनर उसी पैराग्राफ को पढ़ेगा, बोलेगा कि वंडरफुल, ये बहुत सही लिखा, दूसरा भी सही लिखा, तीसरा भी सही लिखा। 5 पैराग्राफ भी अगर आप लिख देते हो तो आपका नंबर स्कोरिंग हाई चला जाएगा। अब लिखो नेक्स्ट, लिखो जलवायु, अगला पैराग्राफ है जलवायु पूर्व घोषित होता है, प्रेडिक्टेबल है। जैसे मॉनसून में ग्रीष्मकाल कब आएगा, शीतकाल कब आएगा, वर्षा काल कब आएगा, ठंड कब आएगा, ये तो मालूम है। लेकिन पछुआ विक्षोभ कब आएगा ये मालूम नहीं होता है ना। वर्षण का काल मालूम होता है कि भाई जून जुलाई में वर्षा होगी, लेकिन यह मालूम नहीं होता है कि जून के किस तारीख में किस घंटे में वर्षा होगी।
तो यानी मौसम अनप्रिडिक्टेबल है। तो आप लिखो पूर्व घोषित होता है, जलवायु पूर्व घोषित होता है, तथा जलवायु के तत्व जैसे सूर्यातप की मात्रा, मौसमी परिवर्तन, कुल औसत वर्षा तो लगभग पता ही रहता है ना कि इतना तो होगा, उसमें थोड़ा बहुत डेविएशन होता है। कुल औसत वर्षा, वार्षिक तापांतर, मौसमी तापांतर, मीन मंथली रेनफॉल, इत्यादि लगभग पूर्व घोषित होते हैं। जबकि मौसम अघोषित, आकस्मिक, अनप्रेडिक्टेबल, सडन, अघोषित, आकस्मिक एवं तीव्र होता है, रैपिड, तीव्र परिवर्तन से युक्त होता है, रैपिड चेंज होता है, तथा इसके तत्व जैसे वर्षण, फॉग, कुहासा, हिमपात, स्टॉर्म, तूफान, अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, इनकी घोषणा नहीं की जा सकती है। अगला पैराग्राफ, पॉइंट नंबर 5 लिखो, जलवायु का प्रतिनिधित्व, क्लाइमेट इज रिप्रेजेंटेड बाय, अब यहां पे हम कोपेन को ले रहे हैं। जलवायु का प्रतिनिधित्व, कोपेन एक विद्वान है, जलवायु का प्रतिनिधित्व वनस्पति, प्रदेश के द्वारा हो सकता है। इसको समझो, जैसे मान लो मरुभूमि है, तो मरुभूमि में आप जाते हो तो वहां का कैक्टी क्या कहता है? कैक्टी को देख करके ही पता चलता है कि मरुभूमि जलवायु है, शुष्क जलवायु है। वर्षावन को देख करके पता चलता है कि यहां पर आर्द्र जलवायु है। यानी जलवायु को अगर समझना है, हम मान लो कि हम कहीं गए, अचानक से मेरे आंख पे पट्टी बांधा गया और कहीं मुझे लैंड करा दिया गया, अफ्रीका में फेंक दिया गया, वहां खड़े हुए, चारों तरफ घास उगा था, तो हम क्या सोचेंगे? ये तो सवाना जलवायु है। वनस्पति ही संकेतक होता है किसी जलवायु का। मुझे कहीं और डाल दिया, चारों तरफ चुरू गए, तो चुरू से आगे देखे तो चारों तरफ एकदम से शुष्क वृक्ष, झाड़ी चारों तरफ फैला हुआ, इस तरह से पुराना सैंड सब अनड्यूलेटिंग तरंगित मैदान दिख रहा था। मुझे लगा अरे यार, ये तो हम गेटवे टू थार डेजर्ट पहुंच गए। अब आप देखोगी, जलवायु को रिफ्लेक्ट करता है, संकेतक होता है उसका वनस्पति वहां का। तो वनस्पति के आधार पर जलवायु को समझा जा सकता है, लेकिन वनस्पति देख करके आप मौसम नहीं समझ सकते हो, है ना? तो लिखो, जबकि मौसम के संकेतक वैज्ञानिकता से पूर्ण होते हैं, जिसके लिए इंस्ट्रूमेंट्स की आवश्यकता होगी, उपकरणों की आवश्यकता होती है। मौसम में परिवर्तन दृश्य नहीं होता है। मौसमी परिवर्तन जब होगा तो आकस्मिक होता है, वो दृश्य नहीं होता है। जैसे
मान लो कि बैरोमीटर है। अब बैरोमीटर के आधार पर हम लोगों ने वहां का वायु दाब या दाब में परिवर्तन को देख लिया कि अभी दाब 1020 दिखा रहा था, अब दाब 980 दिखा रहा है। इसका मतलब ये हो रहा है कि यहां पर कुछ न कुछ चक्रवातीय घटना घटने वाली है। तो ये पता चल जाता है कि बैरोमीटर से पता चल जाएगा, एनीमोमीटर से पता चल जाएगा, बहुत सारा सेंसिटिव इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे पता चलेगा। यानी वेदर का प्रेडिक्शन करना बहुत मुश्किल है और कोई भी दृश्य इकाई नहीं होता है जिसको देख करके हम कहें कि ये वेदर अब आएगा। अनप्रिडिक्टेबल है, आकस्मिक है। लेकिन साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा हम लोग कुछ प्रिडिक्शंस कर पाते हैं, वो भी ट्रू फॉर्म में नहीं कर पाएंगे, उसके वास्तविक रूप में नहीं कर पाएंगे। तो ये भी एक पॉइंट है, अंतर है दोनों में। नेक्स्ट लिखो जलवायु जलवायु परिवर्तन कॉस्मिक ब्रह्मांडीय अथवा पार्थिव कारकों से होता है, न कि वायुमंडलीय क्रियाविधियों से। न कि वायुमंडलीय क्रियाविधियों से। ये बहुत ही सुंदर पॉइंट है कि जब भी जलवायु परिवर्तन होगा, अगर कई मिलियन वर्षों में होता है, मान लो आइस एज आता है, तो निश्चित रूप से ज्वालामुखी विस्फोट हुआ होगा और धूलकण ऊपर गए होंगे, तभी पर्वत निर्माण हुआ होगा। उसका लिंक, जलवायु परिवर्तन का लिंक होता है पार्थिव शक्तियों से, या फिर सूर्यातप की मात्रा में कोई परिवर्तन हो गया, सन स्पॉट एक्टिविटी, किसी प्रकार का चेंज उसमें हो रहा है, सन के इंसोलेशन यानी सूर्यातप की मात्रा में कोई परिवर्तनशीलता आ गई है, या पृथ्वी का जो कॉस्मिक पोजीशन है, जो पृथ्वी का ब्रह्मांडीय अवस्थिति है, उसमें कोई परिवर्तन हो गया है। इन कारणों से जलवायु परिवर्तन होता है, न कि वायुमंडलीय क्रियाविधि से। वायुमंडलीय क्रियाविधि से जलवायु परिवर्तन नहीं होता है, वर्षण से जलवायु परिवर्तन नहीं होता है। आगे लिखो। हालांकि इसमें मानव जनित वगैरह की बात की जाएगी, लेकिन आज तक कोई जलवायु परिवर्तन मानव जनित नहीं रहा है। और मानव जनित परिवर्तन की बात अभी की जा रही है कि ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, तो ग्लोबल वार्मिंग अभी चल रहा है, अभी जलवायु परिवर्तन नहीं हुआ है। इसलिए बहस नहीं करना है किसी भी तथ्य को लिखते हुए। कई बार क्या होता है कि हम बहुत कुछ हो सकता है एक्सप्लेन न कर पाए, मुझे लगे कि अभी बाद में करेंगे, तो आपके मन में द्वंद्व आएगा। तो इधर क्या लिखा आपने कि जलवायु परिवर्तन क्या लिखा आपने? ब्रह्मांडीय एवं पार्थिव कारणों से होता है। जैसे पृथ्वी की ब्रह्मांडीय स्थिति में परिवर्तन, या इसके परिक्रमण पथ में परिवर्तन, या पृथ्वी में ज्वालामुखी पर्वत निर्माण की क्रियाएं, या सनस्पॉट एक्टिविटी। इस तरह से कुछ उदाहरण जरूर लिखो, एक्सप्लेन करके लिखना होता है। सिर्फ अंतर्मुखी उत्तर अच्छा नहीं है, एक्सप्लेन करना होता है। एक्सट्रोवर्ट राइटिंग कहते हैं इसको, इंट्रोवर्ट राइटिंग नहीं कि एग्जामिनर खुद समझ लेगा, नहीं, एक्सट्रोवर्ट राइटिंग किया करो। कई बार हम लोग को लगता है इतनी साधारण चीजें क्यों लिखें, लेकिन एग्जामिनर सोचता है कि नहीं, ये तो कुछ लिख ही नहीं रहा है। तो कई बार हमारा आंसर राइटिंग कमजोर इसलिए हो जाता है, या निबंध कमजोर हो जाता है, क्योंकि हम सोचते हैं ये तो बड़ी साधारण सी चीजें हैं, क्यों लिखें। कई बार लिखना पड़ता है, जैसे उदाहरण जरूर लिखना चाहिए। नेक्स्ट, इसी में अगला पैराग्राफ नहीं बदलना है, इसी में लिखना है कि परंतु वेदर यानी मौसम, वायुमंडलीय कारकों के कारण ही परिवर्तनशील होते हैं। वायुमंडलीय कारकों के कारण ही परिवर्तनशील होते हैं। जैसे गुप्त उष्मा की मात्रा, जलवाष्प की मात्रा, दाब प्रवणता, संवहन, अभिवहन,
संवहन अभिवहन की क्रियाएं, है ना। तो अब आप मुझे बताओ, बहुत सारा पॉइंट्स आ रहा है ब्रेन में अब तो, लेकिन कहीं ना कहीं आपको 150 वर्ड्स में इसको लिखना होगा। मैंने कितने पैराग्राफ्स लिखा है जल्दी बताओ मुझे, बिकॉज आई हैव लॉस्ट ट्रैक। और कितने लोगों को समझ में आ रहा है मुझे तुरंत बताओ। लिख रहे हैं कि सर 35,000 इज टू हाई, फी के विषय में लिख रहे हैं। 35,000 तो अभी हो गया है कोरोना में ये तो 50,000 है। तो अगर 35 आपको हाई लग रहा है तो 50 में तो और भी हाई लगेगा। तो आप ऐसा कर सकते हो कि ज्योग्राफी तो बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं भारत में, आप मर्सिडीज क्यों चाहते हो खरीदना? आप मारुति में चलो, सफर उससे भी कट जाता है। हमारी बातों का बुरा नहीं मानना। ऐसा हमारे पास भी बहुत पैसा नहीं था, कोचिंग मैंने ट्यूशन पढ़ा करके किया था। साम्यवाद और जन आंदोलन, ये चीजें सिक्स पैराग्राफ्स हो गया। ओके, तो किसी ने 7 पैराग्राफ लिखा, 6 पैराग्राफ हुआ होगा, अभी 6 पैराग्राफ। कितने शब्द हुए मुझे लिख करके बताओ। दीपक लिख रहे हैं ऊपर वाला नहीं है। ऊपर वाले से क्या अर्थ है? कैरियर विल पे क्यों बैच आएगा जब इस पे बैच है ही? कैरियर विल पे भी आएगा तो इसी प्राइस पे आएगा। कैरियर विल पे थोड़ा सिक्योरिटी, सर्वर का सिक्योरिटी का चल रहा है, वहां पे मिशन चल रहा है, लोग काम कर रहे हैं। ओके, थैंक यू। कितने शब्द लिखे आपने? इसको एक बार रीडिंग करके देखो। ये एक तरह का आंसर राइटिंग का हमारा प्रोग्राम है, जिसमें मैंने बहुत ही सिंपल सा एक टॉपिक लिया, उस पर मैंने 6 पैराग्राफ लिखवाए और प्रणव लिख रहे हैं अप्रॉक्सीमेटली 200 वर्ड्स लिखवा दिया है। तो किसी भी शॉर्ट नोट्स में ना 200 वर्ड्स जरूर लिखवाया जाता है।
ये बताओ, जो लैंग्वेज आपने लिखा, जो भाषा आपने लिखी है, आपसे हमारा इंटरेक्शन होगा अभी 5 मिनट। आप बताओ, जो भाषा आपने लिखी है वह भाषा हिंदी भाषा है या नहीं, इसी भाषा का प्रयोग करना है। 250 वर्ड्स हो गया, कोई बात नहीं है, बहुत अच्छा है। हम कंप्यूटर पे बैठ करके आप लोगों के एसएमएस को पढ़ रहे हैं, कहीं गए नहीं है। 250 वर्ड्स है ना। देखो आप क्या कर रहे हो कि 250 वर्ड्स में सीखो आज। हे, मैं, पे, पर, इसको शब्द नहीं कहते हैं। शब्द वही है जिसमें भाव और अर्थ हो। शब्द वही है जिसमें भाव और अर्थ हो। ये हे, में, पाए, पर को आप काउंट मत करो। का, की, के, कू, ये नहीं काउंट करो। मान लो एक शब्द है कि यह राम के द्वारा प्रायोजित है, तो राम द्वारा प्रायोजित, ये 3 शब्द हैं जिसमें कि अब के, हैं, इसको काउंट नहीं करो। सीखना है, सीखो ध्यान से। इसमें हमने तो खड़े होकर के एक डेमोन्स्ट्रेशन दिया, आप इसमें थोड़ा और अपने ढंग से भी सुधार करो। आपकी हिंदी तो हमसे अच्छी ही होगी, ये मेरा विश्वास है, क्योंकि आप तो शुद्ध हिंदी माध्यम के लोग हो। अब देखो, मान लो प्रद्युम्न कुमार कह रहे हैं सारे लोग फी पे बहस कर रहे हैं। पढ़ने आए हो या फी पे बहस करने आए हो कि 2000 4000 क्या कर रहे हो, समझ में नहीं आ रहा है। तुम्हारे बैच में 35,000 फी था, उसके बाद लोगों का वो देखते हुए कोरोना का हमने 30,000 कर दिया। तो पहले वाले का फी 30,000 नहीं होगा। इसलिए नहीं होगा क्योंकि मान लो कोई भी प्रोडक्ट अगर मार्केट में आता है तो पहले मोबाइल तुम जाकर के रोगे क्या? मोबाइल के शॉप पे जाके झगड़ा करो। मोबाइल के शॉप पे जाओ, बोलो कि आईफोन पहले इतने का था, अब इतने का क्यों है? वो प्रोडक्ट हम कैसे सेल कर रहे हैं उस पर डिपेंड करता है ना। और सबसे बड़ी बात है कि आप सब ऑनलाइन एडमिशन से या सब जो भी है वो तो आपको पता है कि आप कैसे व्हाट, छोड़ो यार, मुझसे क्यों पूछते हो ये सब। हमसे स्टाफ आता है पूछने की सर क्या करें, बोले चलो ये कर दो वो कर दो, एक दिन में 1 सेकंड में खत्म करते हैं बात को। चलो ओके, अब नया टॉपिक लेने वाले हैं और फिर से एक और डिस्कशन करते हैं आपके साथ। देखो, अब है वायुमंडल का, वायुमंडल का संगठन क्या है। संरचना पर बाद में बात करेंगे, पहले संगठन की बात करते हैं। तो वायुमंडल के संगठन में ऐसा कोई बहुत प्रश्न तो आया नहीं है, लेकिन कई बार पीसीएस में प्रश्न आने की संभावना होती है। तो इसको आप शॉर्ट में लिखो कि इसमें गैस, सॉलिड्स और लिक्विड्स तीनों ही प्राप्त होंगे। गैस, सॉलिड और लिक्विड तीनों से मिलकर के हमारा वायुमंडल बना है। अब गैस में आप आओगे तो एक बड़ा सा लिस्ट बन जाएगा इसमें, तो हम इस लिस्ट को छोटा करेंगे। तो पहला है नाइट्रोजन,
दूसरा है ऑक्सीजन, तीसरा है आर्गन, चौथा है कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर एक लिस्ट होगा इनर्ट गैस का, और इसके अलावा कुछ और भी ग्रीन हाउस गैस का एक लिस्ट होगा। तो आपको कैसे लिखना है इसको समझना है। मान लो कि वायुमंडल के संगठन पर एक प्रश्न आ गया। अब वायुमंडल के संगठन पे अब सामान्य रूप से आप लिखना शुरू करते हो कि गैसों का आवरण है और यहां पे नाइट्रोजन इतना % है, तो उत्तर में संरचना प्राप्त नहीं होती है। उत्तर का एक स्ट्रक्चर बनना चाहिए, और जब तक स्ट्रक्चर नहीं बनेगा और जब तक विशिष्ट बातों को नहीं लिखोगे तब तक नंबर नहीं आएगा। तो ये नंबर, क्योंकि इतना बड़ा युद्ध है ये, जहां पे 3000 लोग, 3000 बच्चे एक ही उत्तर लिखे हुए, अब 3000 में आपको श्रेष्ठतम सिद्ध करना है। तो संघर्ष तो वहां का है। आपके अंदर में पहला स्टेज होता है संघर्ष का कि आप कितना सीख रहे हो, सही पुस्तक पढ़ रहे हो कि नहीं। दूसरा, आप उसको मेमोराइज कर रहे हो कि नहीं। तीसरा, आप उसको, आपके अंदर से आउटपुट निकल रहा है कि नहीं। और चौथा जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आउटपुट निकल रहा है आपके अंदर से, जो आप लिख पा रहे हो, उसमें संरचना कैसे बना रहे हो, उसमें स्किलफुल राइटिंग है या नहीं, उसमें डायग्राम्स का प्रेजेंटेशन ढंग से है या नहीं, उसमें तथ्य अच्छे से लिख पा रहे हो या नहीं, और कैसे ऑर्गेनाइज कर रहे हो अपने उत्तर को। तो तुम एक तरह के आर्किटेक्ट बन जाते हो, है ना, जो कि एक उत्तर की संरचना बनाते हो। तो ये एक स्पेशल ट्रेनिंग बहुत आवश्यक होता है मेंस में बड़ा स्कोर करने के लिए। प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बिना प्रैक्टिस के संभव नहीं है। तो अब देखो, नाइट्रोजन है, अब नाइट्रोजन पर लिखो नाइट्रोजन एक फिलर गैस है। नाइट्रोजन एक फिलर गैस है। तथा वायुमंडलीय दशाओं में यह रासायनिक रूप से अक्रिय होता है। रासायनिक रूप से अक्रिय होता है। लेबोरेटरी में नाइट्रोजन एक्टिव हो जाएगा, लेकिन वायुमंडलीय दशा में यह एक निष्क्रिय गैस है, इनर्ट गैस है, निष्क्रिय गैस होता है। तथा प्रज्वलन को रेगुलेट करता है। प्रज्वलन, कॉम्बशन, प्रज्वलन का नियमन करता है। हिंदी में लिखिए, प्रज्वलन का नियमन करता है। अब मान लो कि कॉम्बशन एक टेक्निकल शब्द है, अब प्रज्वलन आपको याद नहीं आ रहा हो एग्जाम में, तो आप रुको नहीं, आप वहां ऐसे मत लिखो कि जलने में, जलाने में, ऐसा नहीं लिखो। प्रज्वलन याद नहीं आ रहा है तो कॉम्बशन लिख दो अंग्रेजी में, बिना देवनागरी के प्रयोग किए, इंग्लिश के अल्फाबेट में लिख दो, नंबर आएगा। हम बिल्कुल अलग बोल रहे हैं। जो बाकी जितने शिक्षक हैं तुम्हारे हिंदी माध्यम वाले, वो सब इसका उल्टा बोलते हैं। हिंदी माध्यम के शिक्षक दो भूल कर रहे हैं जिंदगी में अपनी, और ना वो सुन रहे हैं हमारी बातों को, बैठ के और उल्टा पुल्टा बोल रहे हैं हमारे अगेंस्ट। लेकिन ये दो बातें आपको समझनी होगी कि आप कभी भी हिंदी माध्यम में भाषा को सरल मत करो। एनसीईआरटी के स्टैंडर्ड की भाषा तो होनी ही चाहिए, और एनसीईआरटी में संस्कृत निष्ठ शब्दों का बहुधा प्रयोग है। और कभी भी उर्दू भाषा, पर्शियन भाषा, अरबी भाषा, अंग्रेजी भाषा के जो विकृत शब्द हैं, या फिर जो हिंदुस्तानी भाषा, या जो हमारे भोजपुरी और राजस्थानी और हरियाणवी भाषा के जो शब्द हैं, उनका कहीं भी प्रयोग नहीं होना चाहिए, तभी आंसर राइटिंग माना जाएगा। रेलवे में लोग उद्घोषणा करते हैं, फ्लाइट में हिंदी बोलते हैं, उद्घोषणा करते हैं, कैसी हिंदी बोलती है, यात्रीगण ध्यान दें। तो आप देखो ना, एक एक शब्द की संरचना संस्कृत निष्ठ है या नहीं। तो हिंदी भाषा का सम्मान करना सीखो, हिंदी सीखने की कोशिश करो। तो लिखो प्रज्वलन यानी कॉम्बशन को रेगुलेट करता है, नियमन करता है। अब नाइट्रोजन के जो वायुमंडल में जो उसका जो सिग्निफिकेंस है, उसको लिखवाया जा रहा है। सिर्फ संगठन में इतना % नहीं होगा, उसका ये भी पार्ट लिखना पड़ेगा आपको।
फिर लिखो इसकी औसत मात्रा 78% है, 77.8 लिख लो या 78 लिख दो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। 78% होती है। तथा इसकी मात्रा औसत मात्रा ध्रुवों की ओर बढ़ती है। क्षोभ मंडल में ध्रुवों की ओर बढ़ती है, क्योंकि जलवाष्प की मात्रा ध्रुवों पर न्यूनतम है। तो जहां जलवाष्प घट गया वहां नाइट्रोजन का मात्रा बढ़ जाएगा, फिलर गैस है। जहां जलवाष्प बढ़ गया वहां नाइट्रोजन की मात्रा घट जाती है। नियत अनुपात का नियम लागू होता है शुष्क गैस में, वाष्प रहित गैस में। दूसरे पैराग्राफ पे आइए, अब है O2। लिखो ऑक्सीजन जीवनदायिनी गैस है, जीवनदायिनी गैस है। ज्वालामुखी प्रक्रिया से O18 आइसोटोप्स क्या होता है हिंदी उसका? समयौगिक, पता नहीं। तो ज्वालामुखी प्रक्रिया से भूपर्पटी के निर्माण काल में O18 आइसोटोप्स निकले, परंतु ऑक्सीजन मुख्यतः प्रकाश संश्लेषण के द्वारा प्राप्त हुआ है। अर्थात वायुमंडलीय ऑक्सीजन 600 मिलियन वर्ष से वर्तमान, कुछ लोग मानते हैं 10,000 BP या 8,000 बिफोर क्राइस्ट। 600 मिलियन से 10,000 वर्ष बिफोर प्रेजेंट या 8,000 वर्ष बिफोर क्राइस्ट। ओके, तो जो मुख्य रूप से ऑक्सीजन प्राप्त हुआ है वो लिखो, अर्थात यह नवीनतम गैस है। अब लिखने में घबराना नहीं और कोई प्रश्न चिन्ह मत लगाओ, आपके मन में उथल पुथल मत सकता है। बहुत सारा चीज हम पढ़ाने लगते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं। नवीनतम गैस है ऑक्सीजन, एक नवीनतम गैस है, प्रकाश संश्लेषण से आया है, फाइटोप्लैंक्टन्स और एल्गी के द्वारा आया है मोस्टली, फिर बाद में पादप वर्ग के द्वारा आया है। देखो इसकी मात्रा 20.9 या 21% है। 21% इसकी मात्रा है। यह प्रज्वलन में सहायक होता है, इसके बिना प्रज्वलन नहीं होती। यह प्रज्वलन में सहायक होता है। इट हेल्प्स इन कॉम्बशन,
नाइट्रोजन, इट रेगुलेट्स कॉम्बशन. ऑक्सीजन, it helps in combustion. CO2, it is product of combustion. It is product of combustion. अब लिखो आर्गन. आर्गन है 0.9%, लगभग 1% है आर्गन. यह एक अक्रिय गैस है. अक्रिय गैस है और ट्यूबलाइट और बल्ब में इसका प्रयोग होता है. अक्रिय गैस है. फिर लिखो CO2, 0.01%. यह एक ग्रीन हाउस गैस है. ग्रीन हाउस गैस है. प्रारंभिक काल में ज्वालामुखीय उद्गार से वर्तमान में श्वसन, हम लोग तो वर्तमान में श्वसन और औद्योगिक संकुलों से, नगरीकरण से ट्रैफिक, यातायात, जो भी लिखना चाहो. फिर लिखो यह प्रज्वलन का उत्पाद्य होता है, यानी फॉसिल फ्यूल्स, जीवाश्म ईंधनों के अब यातायात में, उद्योग में, सब जगह तो जीवाश्म ईंधन ही चल रहा है ना. तो जीवाश्म ईंधनों के प्रयोग से इसकी मात्रा में वृद्धि हुई है. और यह लगभग 3 गुना बढ़ चुका है आईपीसीसी के रिपोर्ट के अनुसार. तो यहां पे लिख दो, आईपीसीसी के रिपोर्ट के अनुसार इसमें 3 गुना वृद्धि हो चुकी है. आईपीसीसी रिपोर्ट के अनुसार इसमें 3 गुना वृद्धि हो चुकी है. अब यहां पर ग्रीन हाउस क्या है इसकी व्याख्या नहीं की जाएगी, क्योंकि हमारा मुख्य विषय क्या है, CO2 पे है, ग्रीन हाउस पे नहीं है. ध्यान रखना, कई बार लोग ज्यादा होशियार बनने के चक्कर में ग्रीन हाउस पे लिखना शुरू कर देंगे. फिर लिखो इनर्ट गैस. इनर्ट गैस का एक लिस्ट बना दो, जैसे जिनॉन, क्रिप्टॉन, बहुत सारा है, नियॉन, इनर्ट गैसेस है. ये सब मिलाकर के 0.001% से कम है. बहुत ही कम मात्रा में है ये इनर्ट गैस. अब इनर्ट गैस में लिखो कि ये निष्क्रिय होते हैं रासायनिक रूप से, लेकिन इनका नियोन का, जिनॉन का प्रयोग भी ट्यूबलाइट में और बल्ब में, वेपर लाइट्स में, उसमें किया जाता है. तो इसकी उपयोगिता लिख सकते हो एक शब्द में, एक लाइन में. फिर है ग्रीन हाउस गैस. अन्य ग्रीन हाउस गैस में क्या हो जाएगा, जैसे एक हो जाएगा बेंजीन, C6H6, बेंजीन आएगा. फिर CH4, CH4 क्या होता है, मीथेन. फिर ईथेन. इस तरह का बहुत सारा. सल्फ्यूरिक गैसेस, एक ही शब्द में लिख दो, सल्फ्यूरिक गैसेस. फिर एक इसमें लिख दो, ग्रीन हाउस में आएगा ओजोन, O3, ओजोन. तो ग्रीन हाउस गैसेस का एक लिस्ट बना दो. अब यहां पर लिखो, यहां पे लिखो कि ग्रीन हाउस गैस, ये जो ग्रीन हाउस गैस हैं, ये क्षोभ मंडल को या क्षोभ मंडलीय तापमान का संचयन करते हैं.
क्षोभ मंडलीय तापमान का संचयन करते हैं, क्योंकि सूर्य के लघु तरंगीय विकिरण के लिए पारदर्शी हैं। जो सन रेज आ रहा है, रेडियो वेव, माइक्रोवेव के रूप में क्षोभ मंडल में प्रवेश करता है। डिटेल से पढ़ाएंगे आपको। सूर्यातप एक अलग विषय ही है। तो सूर्य के लघु तरंगीय किरणों के लिए पारदर्शी होता है, परंतु पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी, ओपेक टू लॉन्ग टेरेस्ट्रियल वेव्स। पार्थिव विकिरण के लिए अपारदर्शी। तो ये वार्म रखता है, इनका बड़ा महत्व है। तो CO2 प्लस ग्रीन हाउस गैसेस को मिलाकर के अब इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण गैस है मौसम विज्ञान के लिए, वो है वाटर वेपर। तो आप लिखो वाटर वेपर, जलवाष्प। लिखो जलवाष्प। मोस्ट वेरिएबल गैस है, सर्वाधिक परिवर्तनशील गैस है, जबकि अन्य गैसों की मात्रा नियत होती है। जबकि अन्य गैसों की मात्रा नियत होती है। अन्य गैसों की मात्रा नियत होती है। लिखो नेक्स्ट। जलवाष्प का वितरण मौसमी दशाओं का निर्धारक होता है। जलवाष्प का लंबवत एवं क्षैतिज वितरण दोनों, वर्टिकल कॉलम में कितना जलवाष्प है और हॉरिजॉन्टल कॉलम में कितना है। तो जलवाष्प का लंबवत एवं क्षैतिज वितरण मौसमी दशाओं का, मौसमी परिघटनाओं का निर्धारक होता है। लिखो विषुवतीय प्रदेशों में, यानी 10 डिग्री नॉर्थ से 10 डिग्री साउथ, विषुवतीय प्रदेशों में इसकी मात्रा 4%, मध्य अक्षांशों पर अर्थात 40 से 50 डिग्री अक्षांश पर इसकी मात्रा 2 से 3%, एवं ध्रुवीय प्रदेश में इसकी मात्रा 0.4%, प्राप्त होती है। यानी वाटर वेपर की मात्रा ध्रुवों की ओर घट रही है। लिखो जलवाष्प में लैटेंट हीट, गुप्त ऊष्मा
प्राप्त होती है। जो क्षोभ मंडल में, ट्रोपोस्फेयर में टर्बुलेंस, उथल पुथल, विक्षोभ उत्पन्न करते हैं। कोई भी चक्रवात होगा या वर्षण का मैकेनिज्म्स है, सब कहीं न कहीं संबंधित है। बादल का निर्माण है, सब वाटर वेपर से ही संबंधित है। तो वाटर वेपर बहुत महत्वपूर्ण है। इस डायग्राम को बनाओ। अभी बताओ कि अगर हम इस भाग में ले लें, अगर इस भाग को हम मान लें कि इस भाग में वाटर वेपर अनुपस्थित है, इस भाग में अगर मान लेते हैं ऐसा कि वाटर वेपर अनुपस्थित है इस भाग में, तो यहां पर अगर 78% नाइट्रोजन है तो यहां भी नाइट्रोजन क्या होगा? 78%। अगर वाटर वेपर ना हो तो यहां पर नियम लगेगा, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी, जो हमने आपको कल पढ़ाया था, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी। क्या ये नियम यहां लगेगा? बिल्कुल नहीं। यहां पर अगर नाइट्रोजन की मात्रा, अगर यहां पर नाइट्रोजन 78 है ड्राई गैस में, तो यहां कभी हो ही नहीं सकता है। ये निश्चित रूप से 74.5% या ऐसे कुछ होगा। और इधर आओगे तो ये 76 हो जाएगा, यहां पे हो सकता है कि 78% हो जाए। तो देखो नाइट्रोजन की मात्रा क्या हो रही है? ध्रुवों की ओर बढ़ती चली जाएगी। तो ये है हमारा थ्योरेटिकल पार्ट, ये है हमारा व्यवहारिक प्रैक्टिकल पार्ट। कोई भी ऑक्सीजन भी यहां पे देखोगे तो ऑक्सीजन 21% है, यहां भी आओगे तो ऑक्सीजन 21 ही मिलेगा। लेकिन ऑक्सीजन का भी मात्रा इधर परिवर्तित होने लगता है, क्योंकि परिवर्तनशील गैस कौन है? वाटर वेपर। इस डायग्राम को बनाइए। ऑफलाइन क्लास तो नहीं चल रही अभी। राजीव रंजन, गुड मॉर्निंग। टुन्ना कुमार कह रहे हैं कि कहाँ रहना अच्छा रहेगा दिल्ली में? दिल्ली में मुखर्जी नगर। हिंदी माध्यम का तो एक ही सेंटर है, इंग्लिश माध्यम भी है यहाँ पे हम। क्लास ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, पीडीएफ नोट का महत्व क्या है? नोट्स, कभी भी नोट्स आप देखोगे तो नोट्स, कम से कम हम लोग तो नोट्स किताबों से ही बना देते हैं, खुद से नोट्स कभी लिखते नहीं हैं।
क्योंकि नोट्स लिखेंगे तो मौलिकता चली जाएगी। ऐसे तो जितनी बार पढ़ाते हैं, और भूगोल डायनामिक सब्जेक्ट है, हर बार कुछ न कुछ ऐड करना पड़ता है। पिछले वर्ष जो प्रश्न आए उसके आधार पर आगे फिर विषय को निर्धारित करना होता है। तो जो नोट्स होते हैं पीडीएफ में स्टैटिक होते हैं, बस कुछ मूल विषय को टच करेगा, लेकिन कभी भी यूपीएससी के एग्जाम को वो टच नहीं करेगा। वो ट्रेडिशनल चीज होता है। लॉ ऑफ कंसिस्टेंसी किसने दिया है? क्रिचफील्ड का है ये। स्क्रीनशॉट तो मुझे पता नहीं, शायद लिया जा सकता है कि नहीं। अरे वाटर वेपर की दीपक कुमार, वाटर वेपर की मात्रा अगर वहां पे कम है, प्रतिशत मात्रा कम है, तो बाकी गैसों की मात्रा तो बढ़ जाएगी ना। नाइट्रोजन एक फिलर गैस है, नाइट्रोजन की मात्रा बढ़ जाएगी। वहां तो और ज्यादा डेंस गैस है, वहां ठंड के कारण और डेंस गैस है। हमारे नोट्स बुक्स की नीड को खत्म कर देगा, हमारा क्लास ही बुक्स की नीड को खत्म कर देता है। ऑनलाइन बिल्कुल प्रिपरेशन हो सकती है। पूरा देश 2021 के लिए ऑनलाइन प्रिपेयर कर रहा है। ऑनलाइन का अपना कई फायदा भी है कि आप उस लेक्चर को बार बार देख सकते हो। वाटर वेपर की मात्रा पोल पे इसलिए कम होती है क्योंकि वहां पे इतनी ठंड है कि वाटर वेपर संघनित होकर के हिमकण के रूप में गिर जाएगा। वाटर वेपर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है उतने तापमान पे। हमसे पढ़कर के लेक्चरर बन जाएंगे ऐसा लगता है, हमसे पढ़कर के ही सारे टीचर बने हैं। ज्योग्राफी का कौन सा बंच लें, बैच लें? यही बैच लीजिए। ओके, तो इस डायग्राम को बनाओ और डायग्राम को भी दिखाओ। कई बार हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि जबरन डायग्राम बनाते हैं जिसकी आवश्यकता नहीं होती है। तो जबरन वाला डायग्राम नहीं बनाना है। वाटर वेपर का डिस्ट्रीब्यूशन था, लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी को दिखाना था, तो उस डायग्राम में कई चीजें दिख रही थी। लॉ ऑफ कॉन्स्टेंसी भी दिख रहा था और वाटर वेपर का डिस्ट्रीब्यूशन भी दिख रहा था, और वाटर वेपर के मात्रा का अन्य गैसों पर प्रभाव भी दिख रहा था। वाटर वेपर क्यों पोल पे कम है मैंने अभी बताया आप लोगों को। वहां के इतने न्यूनतम तापमान में वाटर वेपर संघनित हो जाएगा, उसका लैटेंट हीट निकल जाता है, तो गैस के फॉर्म में नहीं रहेगा, वो पानी बन के गिर जाएगा, हिमकण बन जाएगा। अब आओ सॉलिड्स पे आते हैं। अभी इसमें और भी है सॉलिड्स और लिक्विड्स।
सॉलिड्स में आओ। तो सॉलिड्स में है सबसे पहले तो एरोसोल्स। एरोसोल्स का हिंदी शायद एरोसोल ही होगा। फिर है कार्बन सूट्स, कार्बन सूट्स बोलते हैं इनको। फिर होता है डस्ट पार्टिकल्स, धूल कण। फिर होता है एक पॉलेंस, और फिर होता है एल्गा या एल्गी कर दो। सॉलिड्स में इन 5 को समझना है, 5 को जानना है। अब देखो एरोसोल्स, सूट्स, ये सब कहां से निकलेगा? ये सब निकलता है, इसको करते हैं पॉल्यूटेंट्स हैं, ये प्रदूषक हैं, ये पॉल्यूटेंट्स हैं। डस्ट पार्टिकल में 2 तरह से आता है, पॉल्यूशन से आता है और वल्केनिक इरप्शन से भी आता है, ज्वालामुखीय उद्भेदन से भी आता है। अंग्रेजी देख के घबराना मत, इसका हिंदी अर्थ बताते हैं। एरोसोल कार्बन कण या काजल कण, इसका हिंदी होगा काजल कण। डस्ट पार्टिकल तो आपको पता ही है, ये होगा धूल कण। पॉलेंस क्या होता है? पॉलेंस लिख करके बताओ मुझे, मैं भूल गया। पराग कण याद आ गया, यह है पराग कण। फिर एल्गी है शैवाल। वायुमंडल में शैवाल भी रहते हैं, वो भी ठोस कण होते हैं। अब इन पे एक पैराग्राफ पहले लिख दो। लिखो, चूंकि इनकी आकृति जिस सॉलिड का, जिस ठोस कण की आकृति, चूंकि इनकी आकृति, सॉलिड्स की आकृति 11 माइक्रोन से 11 माइक्रोन से कम होती है। माइक्रोन एक प्रकार का मेजरमेंट है, मापक है आकृति का। जैसे मान लो कि हमारा एक हेयर है, तुम्हारा एक बाल है, उसको उखाड़ो। ये है ना, ये 75 मीटर व्यास वाला, 75 माइक्रोन का व्यास है तुम्हारे बाल का। तो तुम अब कल्पना करो, इसका ये तो 75 माइक्रोन हो गया, यानी इससे लगभग 7 टाइम्स कम। वो जो सूक्ष्म कण होगा ना, उसको कहेंगे 11 माइक्रोन से कम। तो जो भी सॉलिड 11 माइक्रोन से कम है, लिखो वह वायु में निलंबित दशा में रहता है। वह वायु में निलंबित दशा में होगा। वायु में सस्पेंडेड रहता है, वो निलंबित दशा में रहता है। अगर ये वायु में निलंबित दशा में है तो इसका महत्व भी है। तो लिखो महत्व क्या है, लिखिए, लिखो ये सॉलिड्स, ये ठोस कण हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई यानी जल सीकर अथवा आर्द्रता ग्राही नाभिक, इसी का इंग्लिश है हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई। डबल आई भी हो सकता है, एक आई भी हो सकता है। तो लिखो आर्द्रता ग्राही नाभिक के रूप में कार्य करते हैं, तथा इनकी उपस्थिति के कारण ही
इनकी उपस्थिति के कारण ही जलवाष्प का संघनन होता है। जलवाष्प का संघनन होता है, अन्यथा जलवाष्प -40 डिग्री तापमान पर भी, जलवाष्प -40 डिग्री तापमान पर भी सुपर कूल्ड गैस की तरह उत्प्लावित होगा, बुआयंट रहेगा, उत्प्लावित रहता है, परंतु संघनन नहीं होगा। ये कितना जबरदस्त स्टेटमेंट है। परंतु संघनित नहीं होगा। अब एक कल्पना करते हैं आपके लिए। देखो, अगर पूरे वायुमंडल से अगर हम धूलकण को हटा देते हैं, ठोस कण को, कभी वर्षा नहीं होगी, कभी बादल नहीं बनेंगे, क्योंकि जलवाष्प का संघनन ही नहीं होगा। तुम समझ सकते हो कि इन ठोस कणों का कितना बड़ा रोल है, क्योंकि यही ठोस कण वाटर सीकिंग न्यूक्लियाई, जल सीकर या आर्द्रता ग्राही नाभिक हाइग्रोस्कोपिक न्यूक्लियाई की तरह काम करते हैं। ये ठोस कण के चारों तरफ ही जलवाष्प जाकर के ऐसे उसको सतह चाहिए। जलवाष्प को संघनन के लिए सतह चाहिए, ठंडा सतह चाहिए, फ्रीजिंग न्यूक्लियाई चाहिए, अपने से ठंडा सतह चाहिए, तब ना संघनन होगा। जैसे तुम क्या करो कि फ्रिज से एक बोतल पानी बाहर निकालो और बोतल को मत खोलो, तो देखोगे उसके सतह पर चारों तरफ पानी आ गया। वो अंदर का पानी नहीं है, वायुमंडल का जो जलवाष्प था उसको ठंडा सतह मिला, तो दीवार से चिपक करके, बोतल के दीवार से चिपक करके वो संघनित हो गया, जल बूंद में परिवर्तित हो गया, बूंद नीचे टपकने लगेगा। यही प्रक्रिया कार्य करती है। वायुमंडल में तो बोतल है नहीं ठंडा, तो वहां पर होता है फ्रीजिंग न्यूक्लियाई, और फ्रीजिंग न्यूक्लियाई के लिए यही ठोस कण उपस्थित होते हैं। जैसे मान लो कि हम एल्गी की बात करेंगे, तो बहुत सारा ऐसा एल्गी होता है जिसका तापमान -1 डिग्री से -8 डिग्री तक शैवाल का तापमान होता है। शैवाल तो एक जीव है, लेकिन वायुमंडल में रहता है ये, और कई सारे शैवाल इसी ठोस कण के ऊपर में, उसके चारों तरफ जन्म लेते हैं, इन्हीं ठोस कणों के ऊपर में। तो ये ठोस कण भी बहुत महत्वपूर्ण है, मौसम विज्ञान के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। अब आप आइए लिक्विड्स पे। मुझे आशा है कि आप ये समझ पा रहे होंगे इन क्लासेस के माध्यम से कि किसी भी विषय को किस रूप में पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे लिखना है। लिक्विड्स में हम आएंगे तो सबसे पहले तो हाइग्रोस्कोपिक वाटर, ये बहुत ही सूक्ष्म जल कण होता है। हाइग्रोस्कोपिक वाटर अदृश्य जल है, ये अदृश्य जल है जो वायु में बहुत ही माइक्रोस्कोपिक रूप से प्राप्त होता है, दृश्य नहीं होता है। और ये हाइग्रोस्कोपिक वाटर कभी भी वर्षण में भी, इससे वर्षण नहीं होता है, वर्षण में के लिए उपलब्ध नहीं है। लिख लो,
नॉट अवेलेबल फॉर प्रिसिपिटेशन, इस जल का कभी पतन नहीं होता है वायुमंडल से बाहर, धरातल पे कभी इसका पतन नहीं होगा। तो लिख लो अनुपलब्ध और अनुपलब्ध वर्षण के लिए अनुपलब्ध होता है। यानी कितनी भी वर्षा हो जाए फिर भी वायुमंडल में कुछ अति सूक्ष्म जलकण रह जाते हैं, वो हाइग्रोस्कोपिक हैं, वो वायु के साथ मिला हुआ है वो। अब दूसरा होता है जलकण, वाटर ड्रॉपलेट्स होगा। वही वाटर ड्रॉपलेट जिसका 11 माइक्रोन से, जिसकी आकृति 11 माइक्रोन से 500 माइक्रोन्स तक होती है, तब ये हवा में लटका रह सकता है। ये वाटर ड्रॉपलेट्स हो गया। फिर हो गया आइस क्रिस्टल, यानी हिमकर्ण। हिमकर्ण का भी यही कहानी है कि ये 11 से 500 या कई बार 600, आप लिख लो 600 माइक्रोन्स तक ये हवा में टंगा रह सकता है। तो वायुमंडल में रहता है आइस क्रिस्टल। फिर होता है आइस पेलेट्स, इसमें एक और है आइस पेलेट्स। ये सब लिक्विड्स है जो कि वायुमंडल में प्राप्त होगा। हिमकर्ण से भी पेलेट्स छोटा होता है, तंतुनुमा। तो वायुमंडल के संगठन पर हमने आपको एक डिटेल्ड, एक जो आवश्यक है, इतनी ही बातों को बताया गया जितनी आवश्यक है आपके लिए। बीपीएससी के लिए बिल्कुल ये क्लास परफेक्ट है, क्यों नहीं है। इन क्लासेस के बाद ज्योग्राफी में क्या शेष रह जाएगा। वेदर कॉज है, क्लाइमेट इफेक्ट है, रीजन नहीं, क्लाइमेट इफेक्ट है। पॉलेंस होता है परागकण। प्रद्युम्न पूछ रहा है पॉलेंस क्या है, परागकण। परागकण से ही समझ जाओ, इतने वृक्ष हैं, इतने पुष्प हैं, वायु चलती है तो सारे परागकण फैले रहते हैं। पोल पर ड्राई एयर होगी, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ड्राई एयर पोल पे होगी। रविराज, बीपीएससी ज्योग्राफी का कोई अलग से बैच नहीं होता है, जो ये बैच है यही बैच होता है। करंट अफेयर कैसे जोड़ते हैं, देखो मैंने जोड़ दिया आज के टॉपिक में। आईपीसीसी का रिपोर्ट लिखवा दिया, माइक्रोन्स लिखवा रहे हैं, ये आपके बुक में थोड़ी मिलता है। जितने रिसर्च सामने आते रहते हैं वो सारे रिसर्च हमारे क्लास नोट्स में अपने आप ही चले जाएंगे। आपको क्या करना है, आपको तो पढ़ना है।
कल क्लास नहीं रहेगी, कल संडे है और कल बैठ के हम देखते हैं कि वो जियोमॉर्फोलॉजी का क्या रह गया है। उसके लिए आई विल टेक एक्स्ट्रा क्लास। कोई अन्याय, कोई गलत नहीं होगा तुम्हारे साथ, चिंता मत करो। चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर द डे। हमारा जीएस में भी क्लास है, इसलिए आप लोगों से विदाई। हाइग्रोस्कोपिक वाटर अलग हो गया ना, न्यूक्लियाई मतलब ठोस हो गया, और जो हाइग्रोस्कोपिक वाटर हो गया वो अति सूक्ष्म जल कण हो गया, दोनों अलग चीज है। डेली क्वेश्चन नहीं देंगे, क्वेश्चन का हम एक बुकलेट देते हैं जिसमें कि 70 क्वेश्चन पहले से ही प्रिंटेड रहता है, तो हम क्वेश्चन बना करके बुकलेट के रूप में पहले ही दे देते हैं। वायुमंडल का संगठन हो गया बिल्कुल। थैंक यू मुनिंद्र, दीपक, प्रणव, ओके ऋषिराज, स्वाति प्रिया, श्वेता यादव, अभय शुक्ला, अरविंद, देवेंद्र राज, प्रविता तंवर, रविराज, थैंक यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर।